friends. In previous segment, we have discussed questions of empirical and molecular formula, how to find out empirical formula, how to find out molecular formula from given percentage, mass percent और mole percent. ठीक है. इसके बाद basically most of the mole concept is covered. Most of the mole concept में mainly moles निकालना होते हैं, atoms, molecules and all those things, electrons, protons and this. अब क्या होता है जब generally when we teach for JEE एक बहुत सारी spectrum of चीजें हम mole concept के अंदर पढ़ा देते हैं, है ना, जो एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर में बिलोंग नहीं करती है. तो मैं यहाँ पर बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा उनका. जैसे वन थिंग इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. तो मैं आपको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता देता हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स विच कुड और कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन मोल कंसेप्ट. जैसे हो सकता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. कुछ लोग इसको मोल कंसेप्ट में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको आगे आफ्टर रेडॉक्स पढ़ाते हैं, एंड कुछ लोग एक्चुअली इसको हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाते हैं. इन एनसीईआरटी इट इज गिवन इन हाइड्रोजन चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. ओलियम में परसेंटेज लेबलिंग के साथ 107% ओलियम में 0.5% ओलियम एंड ऑल दोस थिंग वो भी आता है. इसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ ppm, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 एंड अपार्ट फ्रॉम देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, जैसे इक्विवेलेंस लॉ या फिर मिक्सिंग के बाद दो डिफरेंट वॉल्यूम सॉल्यूशंस, दो डिफरेंट नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है. हार्डनेस के भी रिमूवल के तरीके के साथ टेम्परेरी परमानेंट कैसे हटाई जाती है. उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ लोग यही पढ़ा देते हैं, जैसे एन फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था. तो इट्स लाइक स्पेक्ट्रम कि आप कहाँ कवर करना चाहते हो. ठीक है, तो वी विल सी कि कब कवर करना है, कैसे कवर करना है, कहाँ करना है. वी विल ऑब्जर्व दिस थिंग. बट अभी के लिए अगर आपका क्वेश्चन अटके, फिलहाल राइट नाउ क्वेश्चन अटके, तो सर आपसे फॉर्मूला बता दो इसका. तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी. आया कैसे आया ये सब जब डिस्कशन करेंगे डिटेलिंग में तब डिस्कस करेंगे. सिर्फ 5.6 कैसे याद रखें? अरे 56 इंच का सीना, तो 56 होना चाहिए, नहीं 56 बहुत बड़ा होता है, 5.6. तो सर नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मैं कह रहा हूँ यहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बहुत बड़ी चीज है. 5.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो और गंदा हो जाएगा. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सिर्फ रटा रहा हूँ, डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बट पता नहीं कब करेंगे, थोड़े टाइम में. या फिर H2O2 की जो H2O2 का जो एन फैक्टर है वो 2 होता है ना. तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. तो एन फैक्टर की जगह अगर 2 रखोगे तो इट विल बिकम 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो एक छोटी सी चीज है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको रटा दिया. विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम तो मैं फॉर्मूला भी नहीं रटा रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू डू कैलकुलेशंस ऑफ दैट, है ना. हार्डनेस ऑफ वाटर अभी थोड़ा सा अपन डिटेल में ले लेते हैं, इसके बाद ओहो विल टेक इन डिटेल हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना. थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ ppm, in terms of equivalent of CaCO3. we'll discuss it थोड़ी सी. बाकी जो methods of removal of hardness of water है, zeolite, permutate and all those things that is given in hydrogen chapter, तो we'll discuss over there. और अभी समझ में नहीं आएगी, those are complex. Equivalence law ये मोस्टली लोग मोल कंसेप्ट में कवर कर लेते हैं. तो सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है डिटेल में बताइए. डिटेल में जब आएगा तब देखेंगे, प्रोबेबली टॉक्स में आएगा, आई थिंक सो. बट थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इफ देयर आर टू सॉल्यूशंस, इफ देयर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, है ना, which are mixed together having normality N1V1 and another having normality N2V2, when they are mixed together, then it is stated that the net equivalence remains same. The net equivalence remains same. सर कैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है. तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं. 3 फॉर्मूले होते हैं इक्विवेलेंट के. इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं. पहला फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. इक्विवेलेंट्स ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स आर सेम, बट इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है? एक तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. नॉर्मेलिटी को आप लिख सकते हो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. तो अनदर फॉर्मूला विल बिकम मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम. ये एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है. और सपोज मोलैरिटी को क्या लिख सकते हो? आप मोलैरिटी को लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल. तो इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, क्योंकि मोलैरिटी को आप क्या लिखोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, मोल्स इनटू n फैक्टर. सो दीस थ्री are the formulas for number of equivalents, and for any particular mixing and all those things, the number of equivalents always remains the same. तो अगर दो अलग अलग solutions हैं तो you have to equate the equivalent n1v1 is equal to n2v2. ये law of equivalence है, ये डिटेलिंग में redox में probably पढ़ेंगे, नहीं तो अगर इसी के एडवांस में if there is required then we'll study this, but अभी we are just taking introduction of this. हार्डनेस ऑफ वाटर की भी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के भी क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे. सर हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इट इज वेरी लार्ज टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक. हार्डनेस ऑफ वाटर भी बड़ा है, परसेंटेज ऑफ लेबलिंग ऑफ ओलियम भी बड़ा है, और H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी बड़ी है. सर चार बड़े बड़े टॉपिक आपने एक पेज में खत्म कर दिया, सर बड़े भक्तिवाज लग रहे हो आपको. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन दोस्तों, इनकी झलक सबसे अलग है. So just introduction, this is just an introduction. We'll discuss about this later on whenever there is a requirement. तो सर अभी introduction भी क्यों दे रहे हो, क्योंकि there might be possibility that आप किसी और सोर्स से मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो और उस सोर्स में ये चीज़ यहाँ कवर करी है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब that depends, that varies कि आपको कहाँ कवर करना है. अभी इसमें इंट्रोडक्शन है, we'll discuss कहाँ कवर करना है, ठीक है दोस्तों. चलिए, तो we'll discuss the topic hardness of water. वाटर की हार्डनेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. सर वाटर बहुत हार्ड है क्या? हार्ड है, हार्ड. दैट हार्डनेस इज लाइक, कभी आपने सुना होगा बोरिंग का पानी इज बोरिंग ना, उसका पानी हार्ड होता है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा जम जाता है, वाटर प्यूरिफायर्स को डैमेज कर सकता है थोड़ा थोड़ा, है ना, गीजर्स को कर सकता है. तो वाटर में हार्डनेस होती है. वाटर शुद्ध, सर वाटर तो सिर्फ H2 होता नहीं, H2 तो उसका प्योर फॉर्म. H2 contains various impurities, it contains various salt, कहीं का पानी ज़्यादा नमकीन होता है, कहीं का पानी ज़्यादा मीठा होता है, तो it contains various different salts, है ना. और कुछ salts अच्छे होते हैं सेहत के लिए, some salts are good, some salts are not good, है ना. तो there is because of presence of some water soluble salts, because of presence of some water soluble salts in water, there might be an issue, है ना. Those salt can produce hardness. हार्डनेस, या हार्डनेस could be of two type, temporary and permanent. ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस मतलब टेम्परेरी हार्ड. यू कैन रिमूव हार्डनेस इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, है ना. मेनली तो हीटिंग से रिमूव कर देते हैं. सर टेम्परेरी हार्डनेस होती किस कारण? इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, है ना. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, मतलब HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स ऑफ calcium and magnesium. The temporary hardness is due to bicarbonates of calcium and magnesium. हाइड्रोजन चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा वाटर सेगमेंट के अंदर, ठीक है. दिस कुड बी इजीली रिमूव बाय हीटिंग, and there are different other processes as well. And permanent hardness is due to chlorides and sulfates mainly, है ना. Mainly it is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium. मेनली, है ना, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ और छोटे छोटे सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, बट मेनली इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है. एंड परमानेंट हार्डनेस कुड नॉट बी इजीली रिमूव बाय फिजिकल मेथड्स, यू हैव टू यूज केमिकल मेथड्स फॉर दैट. चलिए, एग्जांपल किस चीज का? ओके, ये तो डायरेक्ट टफ एग्जांपल आ गया, डिस्कस करते हैं, है ना. ओके, बिफोर डिस्कसिंग एग्जांपल, बिफोर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल ऑफ दैट, let us just take an introduction of water softeners. There are certain things which are used to soften the water. टेम्परेरी हार्डनेस तो इजीली निकल जाती है, एंड परमानेंट हार्डनेस के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट परम्यूटेट मेथड, कैल्जन मेथड, क्लार्क्स मेथड. एंड टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव बाय हीटिंग एज वेल एज फ्रॉम ऑल दीज मेथड, बिकॉज टेम्परेरी हार्डनेस इज वीक, हीटिंग से जा रही तो इन सबसे जाएगी सही, बट परमानेंट हार्डनेस कुड नॉट बी रिमूव बाय हीटिंग, उसके लिए आपको केमिकल मेथड्स यूज करनी पड़ती है. एंड देयर इज डिफरेंट फीजिबिलिटी, डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट यील्ड ऑफ डिफरेंट मेथड्स. ये सब कम आएंगे सिलेबस में है क्या? यस, ऑल ऑफ दीज आर इन योर सिलेबस. दिस विल कम इन हाइड्रोजन चैप्टर. अभी पढ़ा दो सर, वी आर वेरी आतुर. अभी आपको समझ आएगी नहीं, ना कैल्जन आएगी, ना जियोलाइट परम्यूटेट आएगी, ना सिंथेटिक रेजिन आएगी, ना कुछ आएगी, ना क्लार्क आएगी. तो सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं कि हार्डनेस रिमूव करने में डिफरेंट मेथड्स विल स्टडी फर्दर. देयर आर सम मेथड्स. चलिए, ओह थैंक यू. तो वैसे तो हो चुका है अपना, ठीक है, बट कुछ चीज़ें एज आई सेड कि इस चैप्टर का पार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देयर इज एन एम्बिग्यूटी.
तो मैं आपको वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा वाटर सॉफ्टनिंग में हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है उसमें कैसे आप हार्डनेस निकालते हो। हार्डनेस का मतलब ले लो कितना हार्ड होगा, ऐसे तो पहचान नहीं सकते बिकॉज दैट इज वाटर। ऐसा तो है नहीं कि कोई गेट है एकदम दीवारों से खटाट लग गई तो ज्यादा हार्ड है। देयर माइट बी सम केमिकल मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दैट। सो कैसे हार्डनेस पहचानी जाती है, तो नोट पॉइंट लिखिए। वैसे दोस्तों आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं, आगे आ सकता है बट यहीं पे पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, है ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ CaCO3। ppm जरूरी नहीं है बट CaCO3 इज नेसेसरी। ppm मतलब ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन सर कहीं ना कहीं सुना है, मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में से कितने पार्ट सर? 10 लाख में से पार्ट क्या होता है? अरे जैसे सपोज योर नंबर है 60 आउट ऑफ 100, तो आपकी 100 में से 60 पार्ट है, तो सर 100 में से ही पार्ट कर लो ना, 10 लाख में से क्यों करना? बिकॉज कुछ चीजें जो बहुत कम है, 100 में से 60 तो बहुत ज्यादा नंबर है, आराम से पास हो जाओगे। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी लो इन नेचर। जैसे आपने कभी सुना होगा न्यूज चैनल वगैरह में कि टुडे द लेवल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ PM 2.5, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, है ना, नॉट प्राइम मिनिस्टर। PM 2.5 एंड PM 10 आर सपोज 300 ppm इन दिल्ली, 18 ppm इन इंदौर, ऑल दोस थिंग्स, है ना, बॉम्बे में कुछ और। तो दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ppm बिकॉज ये हवा है, हवा में देर इज लाइक जैसे PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 10 है तो अलग ही दिख जाएंगे ना, इट इज लाइक लाखों में एक हीरा है, हीरा लाखों में एक हीरा मतलब लाखों में एक। तो इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ppm पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को 10 लाख पार्ट में बांट रहे हैं तो उन 10 लाख पार्ट में से उस पर्टिकुलर चीज के कितने पार्ट है? अगर 10 लाख में से 100 पार्ट है तो आप बोलोगे 100 ppm की 1 मिलियन में 100 पार्ट्स इसके हैं। तो आउट ऑफ 10 की पावर 6 जो कैलकुलेटेड होते हैं, है ना, फ्रॉम 10 की पावर 6 10 लाख में से कितने पार्ट्स आपके पर्टिकुलर कंपाउंड के हैं, दैट इज ppm पार्ट्स पर मिलियन। जनरली इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेटेड होता है ना, मास ऑफ योर गिवन कंपाउंड। जैसे आपको बोला कि ये आपकी हवा है ही, दिख रही है, in this hawa, in this air, there is 100 gram of 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, there is 10 milligram of PM 2.5 present, then find ppm of it। तो 10 milligram आप निकाल लो, 10 into 10 की power -3 gram of your particulate matter is given by total mass, the total mass of air that is given in compound in that particular question, है ना, that is the mass ratio into 10 की पावर 6, क्योंकि आपको 10 लाख में से कितने पार्ट है, तो गिवन मास बाय रेफरेंस मास इनटू 10 की पावर 6 इज द पार्ट पर मिलियन। नहीं समझ आया ना? नहीं आएगा, बहुत टफ होता है। टफ तो नहीं होता, प्रैक्टिस लगती है। और सर इक्विवेलेंस हमेशा इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज एक रेफरेंस सेट करना है, तो रेफरेंस इज सेट टू बी CaCO3, उसका मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, 100 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, निकाल लो, 40 + 12 + 48 निकाल लो, 100 है। तो और साइंटिस्ट हैव रैंडमली सिलेक्टेड CaCO3 एज रेफरेंस, तो कि 100 मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। एंड इन वेरियस रिएक्शन जब आप हार्डनेस रिमूव करने के मेथड्स देखोगे तो CaCO3 एज एन प्रोडक्ट बनता है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर इज यूज्ड एज रेफरेंस। इसके टर्म्स में इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं हमेशा। अगर आपको कोई सा भी सॉल्ट दे दिया तो आपको उस सॉल्ट के इक्विवेलेंट नहीं निकालना, आपको पहले उस सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। N=N2B2 आपको किसी एक पर्टिकुलर सॉल्ट के दे रखे कि NaCl है, इसके NaCl तो नहीं, सपोज मानो MgSO4 के इतने ग्राम है, तो आपको MgSO4 के ग्राम नहीं रखना है, आपको CaCO3 के ग्राम रखना है। तो MgSO4 को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 लिखना पड़ेगा, तो MgSO4 और CaCO3 इक्विवेलेंट इक्वेट करके आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन मास आएगा, फिर आपको उसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ ppm। समझ तो कुछ पढ़ नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है दोस्तों, यहाँ पर अपन बहुत लिमिटेड सेगमेंट ले रहे हैं उसका। एक आई हैव टेकन अ टफ क्वेश्चन ऑफ दिस। एक टफ क्वेश्चन लिया मैंने कि सपोज 1 लीटर आपका सोल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर है दैट कंटेन्स 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2
and 1 milligram of MgCl2. फाइंड द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3. अगर आप नहीं भी लिखते तो भी हम CaCO3 के टर्म्स में ही निकालते. पर 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर बाय वेट. तो वेट रेशियो लेना है 10 की पावर 6 पार्ट, मतलब पार्ट्स पर मिलियन लेना है ना. एक मिलियन मतलब होता है बिलियन. 10 की पावर 9, अगर 10 की पावर 9 पार्ट में ले रहे हो तो दैट इज बिलियन. 10 की पावर 6 पार्ट में ले रहे हो दैट इज बिलियन. हमें तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा, तो पहले इनको आप कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ CaCO3. दोनों को इंडिविजुअली कन्वर्ट करो. ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्टिंग CaCl2 एंड CaCO3. तो इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से 3 फॉर्मूले थे. नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम फर्स्ट, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम सेकंड, एंड थर्ड मोल्स इनटू एन फैक्टर. यहां कौन सा लगाओगे? सीधी सी बात है, ग्राम दे रखा है, मोल्स लगा लो, है ना. तो मोल्स ऑफ CaCl2 into n factor of CaCl2 is equal to moles of CaCO3 into n factor of CaCO3. Luckily CaCl2 का n factor भी 2 है ना. salt plus 2 चार्ज, और इसका भी n factor 2 है. तो n factor से n factor कैंसिल, तो moles are same. moles क्या होते हैं? given weight by molar weight. तो given weight of CaCl2 is 1 milligram, so 1 into 10 की power minus 3 gram, and molecular weight of CaCl2 आप निकाल लो. कैल्शियम का होता है 40 एंड क्लोरीन का होता है 55.5 into 271. ठीक है, तो इससे आपका आएगा गिवन वेट ऑफ CaCO3 बाय मोलर वेट ऑफ CaCO3 100. 2 से 2 कैंसिल, है ना. 40 प्लस 71 मतलब 70 और 30, समझ रहे हो कितना हो गया? 100, 110, 111. 10 की पावर माइनस 3 इंटू 111, और ये क्या है? x बाय 100 आएगा भैया इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ CaCl2. CaCl2 के टर्म्स में आया भैया. अभी MgCl2 बचा है, वहां से चिल्ला रहा है, बोले अभी हम जिंदा है ना. बिकॉज अभी आपने सिर्फ CaCl2 और CaCO3 को इक्वेट करा है इक्विवेलेंट्स को. नाउ इसकी तो बारी है भैया, छोड़ दोगे क्या? MgCl2. नाउ इक्वेट इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3. सेम कहानी है, तो सबको सुनानी है. ठीक है, सेम चीज है. तो इक्विवेलेंट आप फिर से ले लो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 इनटू n फैक्टर ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इनटू n फैक्टर ऑफ CaCO3. लकीली ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो n फैक्टर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है. मोल्स ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू गिवन वेट 1 मिलीग्राम अपॉन मोलर वेट निकाल लो. मैग्नीशियम मतलब 24 और Cl2 क्लोरीन 35.5 into 2 71. इसका गिवन वेट ले लो y और मोलिकुलर मास 100 निकाल लो. 2 से 2 कैंसिल. 24 प्लस 71 भैया मेहनत कराओगे तुम तो. 5 95 सही है. 24 प्लस 71 या 95 है ना. तो ये कितना आ रहा है? 100 बाय 95 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू y. So weight of CaCO3 in terms of MgCl2 is y, and weight of CaCO3 in terms of CaCl2 is x. So total weight of CaCO3 in your particular mixture, in your particular sample is equal to x plus y. CaCO3 का MgCl2 CaCl2 दोनों के केस में इक्विवेलेंट आ गए, है ना. तो आप क्या कर लो? 10 की पावर माइनस 3 इंटू 100. ये तो सेम ही आ रहा है. हाँ ठीक है, सेम आना, तो क्या फर्क पड़ता है? 10 की पावर माइनस 3 इंटू 100 अपॉन 1 बाय 95 प्लस 1 बाय 111. दिस इज मास ऑफ CaCO3. सही निकाला है क्या? वही चल रहा है ना. 100 इंटू आज छोड़ो ना, मिलीग्राम में निकालो. नहीं अपन हर चीज ग्राम में रखेंगे, है ना. हर चीज अपन ग्राम में रखेंगे, तो वो चीज भी सही है. 10 की पावर माइनस 3. ये क्या 95 है ना, 45 नहीं है, इट इज 95. तो आप इसको सॉल्व कर लो, है ना. 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन दिस सही है, वो भी सही है. तो ये आपका वेट ऑफ CO3. बट आपको वेट ऑफ CO3 थोड़ी ना निकालना था, आपको निकालना था हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर 6 ग्राम 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर बाय वेट. तो अभी अपना सैंपल था 1 लीटर. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आप डेंसिटी 1 लेते हो जब तक मेंशन ना हो. तो 1 लीटर में आपके CaCO3 आया इतना, तो इसको मान लो Z आया. सॉल्व कर लेना भैया तुम, है ना. तो Z आया, तो 1 लीटर में Z आया, तो 10 की पावर 6 पार्ट्स में कितना आएगा बाय वेट में. ठीक है, डेंसिटी 1 दी है, तो 1 लीटर को भी आप 10 की पावर 3 ml 1000 ml मान लो. बट डेंसिटी 1 दी है, तो आप मानो 10 की पावर 3 ग्राम.
10³ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देखो 10³ ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन्स Z मास ऑफ CaCO3, है ना, Z है CaCO3 का मास, तो 10³ में इतना, उन्होंने बोला 10⁶ में निकालना है तो निकाल लो, 10⁶ ग्राम बाय वेट निकालना। अब सैंपल कंटेन्स कितना, 10³ में इतना, 10⁶ में कितना होगा, 10³ इंटू Z, तो ये आएगा 10³ इंटू Z मास है आपके CaCO3 का, है ना, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के फॉर्म में, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। नहीं समझ आया तो आप ऐसा कर लो, Z बाय 10³ इंटू 10⁶, Z बाय 10³ इंटू 10⁶, यूनिटरी मेथड से कर लो, है ना, तो ये आएगा वेट ऑफ CaCO3 और उसके टर्म्स में आ जाएंगे आपके इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ ग्राम, है ना। सही है, टफ है, टफ है, बिल्कुल इट इज टफ, डेफिनेटली टफ है सर, हमको तो बहुत टफ लगा, हाँ, क्योंकि अब तक अपन ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स में अच्छे से आएगा, ना ही अपन ने पीपीएम की बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, तो बेशक दिक्कत तो आएगी, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट, और मैंने इंट्रोडक्शन में ही एक टफ क्वेश्चन ले लिया है, टफ क्वेश्चन ले लिया है इंट्रोडक्शन में। चलो दोस्तों, चलता है इतना तो यार, इतना तो चलता है, 10⁵ तो यहाँ से आप हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी की चीजें आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक जो छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी तो ओलियम और ये सब वी विल डिस्कस फर्दर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम सोच रहे थे इंक्लूड करने का, बट आई थिंक कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रेशली रेडॉक्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मोल में ऑलरेडी इतनी मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहीं पे पढ़ लोगे तो फिर बहुत तांडव करेगा ये चैप्टर आपके ऊपर, रेडॉक्स में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल स्टडी इन रेडॉक्स, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट को फिलहाल के लिए इतनी रखते हैं, और आगे की जो फर्दर चीजें वी विल डिस्कस इन एडवांस सेगमेंट्स, है ना, न्यूमेरिकल्स एंड एडवांस थ्योरी, ठीक है दोस्तों। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कंसाइज थ्योरी वी आर गिविंग, you definitely need a lot of practice apart from this concise theory to excel in JEE or NEET। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।